नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल ई शाला पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी जो रीट की तैयारी है, रीट मेन एग्जाम की तैयारी है, पूरे जोश के साथ कर रहे हैं और करते रहें। हम तो बस थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करने आए। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो चीजें बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को अपनी तैयारी के दौरान करनी चाहिए। मैं इसमें कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एज ए एग्जाम्पल, जैसे चौहान वंश का इतिहास जो है, अजमेर के जो चौहान है उसका इतिहास के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसका एक डेमो के रूप में थोड़ा सा मैं पढ़ा के और उसके क्वेश्चन से लेकर किस तरह से आपको एक टॉपिक को तैयार करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और इसी टॉपिक को हम शुरू करते हैं यहां से। यहां पर मैं एग्जाम्पल के रूप में अजमेर के जो चौहान हैं उसका एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लेना चाह रहा हूं। अजमेर के जो चौहान है उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा, लेकिन आप अपना 100% दे। आप इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेदारी आप खुद ले कि मैं मेरा 100% दूंगा। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति श्योरिटी के साथ एग्जाम में बैठता है तो वो श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा श्योरिटी से बचिए थोड़ा सा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप इस बात की श्योरिटी रखिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में और यहां पर हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर मैं शुरुआत कर लेता हूं, जैसे अजमेर के चौहान राजवंश को पढ़ने से पूर्व हमें चौहानों की उत्पत्ति, जो चौहानों की उत्पत्ति है एवं आरंभिक जानकारी होना जरूरी है। यानी अगर हमें चौहानों को अच्छे से समझना है तो उनकी उत्पत्ति और आरंभिक जानकारी हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए जरूरी है, अतः इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। अब उत्पत्ति और आरंभिक जानकारी हमें चाहिए तो उसको लेकर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मत हैं। सीधी सीधी बात है। तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री में होता है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी, चौहानों की उत्पत्ति इससे हुई थी। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से सारे मत ध्यान में रखने हैं। यहां पर देखना, में कोई भी फालतू की चीज नहीं है, इसमें बिल्कुल वही चीजें हैं, यानी वही तथ्य मैंने आपके सामने रखे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और आपको देखना, अगर यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी हिस्ट्री में तो निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए, जैसे चौहानों की उत्पत्ति, और चौहानों की उत्पत्ति सबसे पहले चंद बरदाई, चंद बरदाई का नाम आपने बचपन से ही सुना है, छोटी क्लास से ही सुना है। इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ, यानी ये जो चंद बरदाई है ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो इतिहास का है पृथ्वीराज रासो, उसमें ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई और उसमें जो है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 राजपूत जो है इनकी उत्पत्ति हुई। तो इसको याद रखना भी सिंपल है। आपको इस ऑर्डर में भी ये पूछ सकता है कि बताइए चंद बरदाई के द्वारा जो 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई है उनका क्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इसको सीधे सीधे याद करना भी आसान है। प से प्रतिहार, परमार और च से चालुक्य और चौहान, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना है, चौहान पढ़ना है। इसीलिए चौहानों की उत्पत्ति हुई है। और सूर्यमल मिश्रण या मूणोत्नयनसी, ये दोनों लोग भी ये कहते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ बता रहे हैं कि आबू पर्वत से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, वो सही बात है। तो अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन ये नहीं या कौन इसका समर्थन नहीं करता है कि आबू पर्वत द्वारा किए गए यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई, कौन इसका समर्थन नहीं करता है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन में इस प्रकार दे दे आपको सूर्यमल मिश्रण, मूणोत्नयनसी और चंद बरदाई,
या हमीर रासो डाल दे और एक चौथा कोई ऑप्शन डाल दे, कर्नल जेम्स टोड डाल दे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कर्नल जेम्स टोड उसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया था। अब नेक्स्ट ले चलते हैं आपको गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है, पृथ्वीराज विजय जयानक जो लेखक है, पृथ्वीराज विजय के जयानक भी आपसे पूछ सकता है और पृथ्वीराज विजय भी आपको पूछा जा सकता है। और गौरीशंकर ओझा और हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी और हमीर रासो, ये एक ही नाम के दो ग्रंथ है। आपको ध्यान रखना है, हमीर रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो जो है ग्रंथ जो है, एक दो अलग अलग ग्रंथ है हमीर रासो, और दोनों के अलग अलग राइटर, एक के राइटर है महेश और दूसरे के राइटर है जोधराज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमीर रासो किसने लिखा है, और वहां पर अगर ऑप्शन में जोधराज दे रखा तो ये करना है, ऑप्शन में अगर महेश दे रखा तो ये करना है, और दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो कौन कौन लोग हैं, मैं दोबारा से इनका नाम लेता हूं, यहां पर मैं इसको दोबारा से बता देता हूं। एक तो गौरीशंकर ओझा, एक पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य जिसके लेखक नयन चंद्र सूरी है, और एक हमीर रासो। और ये इसके अलावा जो सृजन चरित्र के लेखक हैं, जो सृजन चरित्र के लेखक जो चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर और बेदला शिलालेख आदि के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर गौरीशंकर ओझा, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और इसके अलावा आपके सृजन चरित्र और चंद्रशेखर का जो चंद्रशेखर हैं जो सृजन चरित्र के राइटर है, और बेदला शिलालेख आदि के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। यानी अगर सूर्यवंशी अगर आपसे पूछा जाए तो सूर्यवंशी इतने सारे लोगों ने माना है, तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि सूर्यवंशी किसके अकॉर्डिंग चौहान है, वो सूर्यवंशी है। इसके बाद में अचलेश्वर, ये तो प्रश्न पूछा भी गया है, अचलेश्वर शिलालेख या अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख एवं हांसी के शिलालेख में चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी मानी गई है। यानी ये चंद्रवंशी है, इनको ये कहा गया कि ये चंद्रवंशी है। किस किस के अनुसार? अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार और हांसी के शिलालेख के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है, अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख और हांसी का शिलालेख, ये दो अपने को क्या बताते हैं, ये दोनों बताते हैं कि जो चौहान है वो चंद्रवंशी है। लेकिन इसके बाद में जो है बात खत्म नहीं होती है, और इसके बाद में और जो है बात आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद में जो आते हैं कोई ज्यादा खास नहीं है अपने सामने, है ना। यहां पर देखिए आपको ये मेनली आपको ध्यान रखना है, जो कर्नल जेम्स टोड हैं, स्मिथ हैं, कुक हैं, ऐसे विद्वान, कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक, ऐसे विद्वान चौहानों को जो है रस्मों और रिवाजों के आधार पर, रस्मों और रिवाजों के आधार पर क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। तो सीधा सीधा है, कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी है, तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। स्मिथ खुद विदेशी है, कुक खुद विदेशी है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये विदेशी है, तो विदेशी मत को ही मानेंगे। तो हम सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशी कौन मानते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड का नाम आ जाए, स्मिथ का नाम आ जाए, कुक का नाम आ जाए, तो ये विदेशी, विदेशों से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा जाने वाला है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, है ना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, जो बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र, गोत्र होती होगी है ना, ब्राह्मणों के अंदर वत्स गोत्र है ना, तो वत्स गोत्र के ब्राह्मण जो थे वहां से या ब्राह्मणों से, हम सीधा कह सकते हैं अगर वत्स गोत्र ब्राह्मण भी एग्जाम में आ जाए या केवल ब्राह्मण भी एग्जाम में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये मत किसका है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो तथ्य के साथ बात करते हैं कि जो भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया से जो शिलालेख मिला है उस तथ्य के अनुसार बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है जो संस्कृत पद्य में लिखा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना, संस्कृत पद्य में लिखा हुआ है, जो भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है,
जिसके लेखक गुणभद्र हैं। ये भी देखो, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख पे खूब सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसमें चौहानों की उत्पत्ति से ये जुड़ा हुआ शिलालेख है, तो ये इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए, इसी में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण, या पर्टिकुलर नाम लिया गया कि वत्स गोत्र ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है। और इसी बिजोलिया शिलालेख में भीनमाल को क्या कहा गया है? श्रीमाल। इसी बिजोलिया शिलालेख में भीनमाल को क्या कहा गया है? श्रीमाल। और इसी बिजोलिया शिलालेख में, इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर उपरमाल को उत्तरादि, उपरमाल को क्या कहा गया है? उत्तरादि कहा गया है। इसी बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया को क्या कहा गया है? विंध्यवली। और दिल्ली को क्या कहा गया है? दिल्ली का कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो चीज है, ये सांबर को शाकंभरी इसी शिलालेख में कहा गया है। तो ये एक मैं कह सकता हूं कि इसमें जो था, ये चौहानों की उत्पत्ति को लेकर था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको वहां ले चल रहा हूं जहां पर इससे संबंधित अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी हो या और कोई एग्जाम हो। इसके जो क्वेश्चन पूछे गए उस स्लाइड पे आपको मैं सीधा ले चलता हूं। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर, यहां पर आपको देखना है प्रश्न नंबर 1। यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर प्रश्न नंबर 1 जो आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जो जिनका त्राइन का युद्ध फेमस है ना, उन्हीं पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। उनके समकालीन कौन थे? चंदेल शासक। चंदेल शासकों में उनके समकालीन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, परमार्दी देव थे, जय वर्मा थे, कीर्ति वर्मा थे, या यशोदेव वर्मा थे? कौन थे? ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है और ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसके बारे में तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जो उनका द्वंद्व जिसके साथ चल रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा था, बहुत सारी शक्तियां थी आसपास में, उनके साथ चल रहा था, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि चंदेल जो शासक था, वो चंदेलों में इनके समकालीन, चंदेलों में भी तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन इनके समकालीन कौन था? तो वो था परमर्दी या पारमर्दी, भी नाम मिलता है इसका, है ना। तो ये चंदेल शासक जो था इसके समकालीन था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं चंद बरदाई या जिनपति सूरी, जयानक भट्ट या हेमचंद्र? कौन इसके समकालीन है ना। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज विजय के लेखक है चंद बरदाई, जिनपति सूरी, जयानक भट्ट, हेमचंद्र। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं, आप बताएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जयानक भट्ट जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय जो है जयानक भट्ट ने लिखी है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि चौहान राजवंश का संस्थापक हैं, चौहान राजवंश का संस्थापक है, चौहान राजवंश का संस्थापक जो है वासुदेव जो चौहान है, वो चौहान राजवंश का संस्थापक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके आगे भी और भी प्रश्न है, हम देखते हैं। किस शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? यानी किस शासक ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? आपको ध्यान रखना है कि जो, वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अजमेर जो है इनकी आरंभिक राजधानी नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों की आरंभिक राजधानी क्या थी, तो आप क्या आंसर देंगे? वैसे तो मूलतः हम पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान, तो राजधानी भी अजमेर होनी चाहिए, लेकिन आरंभिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना अहिछत्रपुर जो है चौहानों की आरंभिक राजधानी थी। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो राजधानी बनाने वाले थे वो अजयराज थे, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अजमेरू और बाद में अजमेर इसका नाम पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है अजयराज वो थे। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा
या तत्कालीन संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस के द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है या तत्कालीन संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो भी वही था, अढ़ाई दिन के झोपड़े के वही। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था, पहले संस्कृत पाठशाला था, उसकी जगह अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो जो है इसके किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए और आप मानोगे नहीं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं और उसके बाद में अपन दूसरी बात करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो मैं कहूं कि जो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आते हैं ना चौहानों के अंदर, तो चौहानों में सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ललित विग्रह राज बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। तो ये हम जिसे विग्रहराज चतुर्थ बोल रहे हैं, बिसलदेव बोल रहे हैं, वो है। एक प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड में, पूछा गया था कि भंडनायकों का दमन किसने किया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, भंडनायकों का जो दमन है वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था मूलतः, लेकिन उससे पहले विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंडनायकों का दमन किया था। लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन थे, पृथ्वीराज चौहान भी ऑप्शन में था और विग्रहराज चतुर्थ भी ऑप्शन में था। कई लोग जिन्होंने अच्छे से पढ़ के गए थे उनको कंफ्यूज हो गया कि अब हम पृथ्वीराज चौहान करें या विग्रहराज चतुर्थ करें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ ने जो है बहुत ही छोटे स्तर पर इसका जो है इनका जो है दमन किया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने बड़े स्तर पर इनका दमन किया था। और मुख्यतः अधिकतर किताबों में जो है पृथ्वीराज चौहान का ही नाम मिलता है, इसीलिए भंडनायकों का जो दमन है वो पृथ्वीराज चौहान इसका सही आंसर होगा। और इस तरह से अगर आप एनालिसिस, जैसे ये भी एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, और ये प्रश्न जो है अर्णोराज के बारे में की कथनों पर विचार कीजिए। अब अर्णोराज अगर आपने कंप्लीट पढ़ा है, अगर एक बार के लिए मैं कह दूं कि अर्णोराज अगर आपने कंप्लीट पढ़ा है, अगर अर्णोराज के बारे में अगर आपके पास में कंप्लीट अगर जानकारी है तो ही आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए कि अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है, पहले तो इन कथनों को पढ़ना है। अपने पहला कथन क्या है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, यानी जब वो शुरुआत में गद्दी पे बैठे थे तब एक गजनवी जो आक्रमण था उसको खदेड़ दिया था, पहला कथन है। अब आप सोच लीजिए कि ये सही है या गलत है। अगर आपने अर्णोराज पूरा ढंग से पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड कथन है, वे मालवा के नरवरण को पराजित करने में असफल रहा। यहां पर ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर ये कंफ्यूज कर देते हैं सफल रहा या असफल रहा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि मालवा के नरवरण को पराजित करने में असफल रहा, असफल रहा। इसके बाद में तीसरा कथन देखते हैं अपन, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और चालुक्य और चौहानों के मध्य जो लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कथन तो सही है। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यानी अपने ही बेटे ने, अपने ही पुत्र ने जो उसकी हत्या कर दी, यानी उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से जो है कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन कौन से कथन, क्या 1 2 सही है या 1 3 सही है या 1 2 3 सही है या 1 2 4 सही है? तो जहां तक मुझे इस प्रश्न की जानकारी है और इस अर्णोराज को जहां तक मैंने पढ़ा है, इसमें ये पहले वाला कथन भी सही है कि उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। इसके अंदर ये जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही है। और इसमें वे अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, ये भी सही है। लेकिन ये मालवा के नरवरण को पराजित करने में असफल रहा,
बस यहाँ पर एग्जामिनर ने ये असफल नहीं सफल रहा था, इसका मतलब ये कथन आपके जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अब 1, 3, 4 देख लीजिए आप, एक इसमें भी है, 3 है और 4 है, इसका मतलब चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप, मैंने अभी तक 4, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को अगर देखेंगे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, है ना, लगभग 15 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, है ना, बहुत होते हैं। उस 15 क्वेश्चन से आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाती है। और 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 15 क्वेश्चन मतलब आपने उस टॉपिक से संबंधित, और वो भी कौन से क्वेश्चन देख रहे हो आप, जो एक मैं कहता हूं कि एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा वो बनाए गए। पेपर सेटर जो होता है ना, बड़ी मेहनत करके, है ना, क्वेश्चन के ना ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें कंफ्यूज करने वाले, जैसे ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन डाला गया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो आपको उस बात से अंदाजा लग जाना चाहिए कि एग्जामिनर किस व्यू में जाना चाह रहा है, वो किस तरह के प्रश्न हमसे पूछता है, वो सारी बातें आपको पता चल जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो एक बार, पहली बार जब पढ़ते हो तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो। चाहे आप यूट्यूब के वीडियो से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई किताब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो। उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न जो आए हुए हैं विगत वर्षों में, उनका आप फुल्ली एनालिसिस करें, उनका गहन चिंतन मनन करें कि किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा डीप है, क्या हल्के हैं, यानी लोअर है, मिडिल है या हाईएस्ट है, किस तरह के, या आईक्यू लेवल के हैं, किस तरह के हैं, सारा 360 डिग्री आप अगर एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद में उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो चीज कोई भी उसमें स्किप करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हो। और इस तरह से अगर कोई तैयारी करता है तो निश्चित रूप से उसको 100% फायदा मिलता है एग्जाम के अंदर। और निश्चित रूप से वो हर टॉपिक को अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से तैयार करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। और मुझे जहां तक उम्मीद है, मैंने तो इसी तरह से करी थी और मैंने सफलता अर्जित भी की है। तो निश्चित रूप से आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का। ये छोटी छोटी चीजें हैं और नेक्स्ट वीडियो में और प्रयास करते हैं और एक अच्छी चीज आपके सामने पेश करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।